Hello everyone, I am Shreyansh and today we are starting a very शानदार चैप्टर ऑफ 12th दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो वर्ड की शुरुआत हुई थी, ये जो इस वर्ड जो पहली बार लिया गया, जो फिजिक्स की शुरुआत हो रही थी है ना धीरे धीरे, तो अराउंड 1800 इस वर्ड को पहली बार लिया गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उस टाइम जो साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इसका जो नाम लिया था वो थे अलेक्जेंड्रा वोल्टा। फिर 1820 में इसका डिटेल एनालिसिस करा हमारे किसने, हमारे कौन फ्रेंच साइंटिस्ट थे, दैट इज आंद्रे मेरी एम्पियर। फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके मान सम्मान में करंट का यूनिट दे दिया था, दैट इज एम्पियर। ठीक है, तो करंट, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसका जो आइडिया लगा होगा, ये किस चीज का सिंबल है, अप्रॉक्स दैट इज द सिंबल ऑफ हमारा लाइटनिंग वाला सिंबल है ना, लाइटिंग में जो शॉक वेव जो बनती है वो वाला सिंबल है। तो लगभग इंसानों को जो आइडिया आया करंट का, वो आइडिया आया था लाइटनिंग की। लाइटनिंग हवा में, मतलब एक इन द क्लाउड्स, आसमान में क्या होता है, इन द स्काई लाइटनिंग हो रही है। तो वहाँ पर इंसान ने पहली बार सोचा कि ये जो लाइटनिंग हो रही है फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसको मैं अपने बेनिफिट्स में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, पर स्टिल आज तक हम ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए कि लाइटनिंग को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, देन बहुत सारी और एक्सपेरिमेंट्स करे गए कि कैसे इस इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करा। तो पहली बार जो सक्सेसफुली इसको बना पाए थे या फिर इसका जो सक्सेसफुल हमने यूज़ किया था अपने बेनिफिट्स में, वो थे दैट वाज गिवन बाय आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्जेस। चार्जेस के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई होगी, चार्जेस के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई होगी वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि नाम डिफाइन कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्जेस, विथ स्टैटिक चार्जेस, जो 12 के पहले दो चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड with moving charges, एनर्जी एसोसिएटेड, ये पहली डेफिनेशन आई थी उस वक्त कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस। ठीक, तो ये बेसिक सा छोटा सा क्लासिफिकेशन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलूं या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलूं, दे आर वन एंड द सेम थिंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक डेफिनेशन तो मैंने बता दिया है कि इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस। अब इसका जो एक डेफिनेशन जो हमारे काम का हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज डिफाइंड एज
rate of flow of charges, rate of flow of charges through a uniform cross section of the conductor. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है मेनली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी चीज का मुझे अगर रेट डिफाइन करना है, और रेट किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, ये कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई गया, सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो किसने पहले ट्रेवल कर लिया वो क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम रेट डिफाइन करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, रेट डिफाइन करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू Q बाय T, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। करंट का फॉर्मूला मिल गया मुझे, I इक्वल्स टू Q बाय T। अब यहां से मैंने बोला कि जो यूनिट ऑफ करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी करंट भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ करंट, और एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज बायोट, BIOT, या फिर इसी का एक और नाम है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। क्या रिलेशन होता है यहाँ पर इन दोनों में, 1 बायोट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, 1 बायोट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ये बेसिक सा करंट के बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और क्या जानते हैं हम करंट के बारे में, वन वायर इक्वल्स टू 10 एम्पियर। नाउ एसआई यूनिट मिल गया, सीजीएस यूनिट मिल गया। अब करंट जो है ना फर्दर दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। I इक्वल्स टू Q बाई T जनरल, कोई भी जनरल हो गया। अब इसको दो तरीके से डिवाइड करा गया है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मुझे बताना होगा करंट तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो करंट है, ये जो करंट का फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेबल फॉर्म, है ना, मतलब d by dt ऑफ q। व्हाट इज दिस, d by dt ऑफ q। रेट कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम, I is equals to d by dt ऑफ q। एक और जो सेकंड हम लोग करंट का जो डिवीजन जो हम निकालते हैं ये है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, डेल q बाय डेल टी। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है जो हमने 11th में पढ़ चुके हैं। दो तरह की वेलोसिटीज होती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और एवरेज वेलोसिटीज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वहां पे हम आप लोग जो वेलोसिटी डिफाइन करते थे वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन करते थे, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो टाइम 10:15 पर कितनी वेलोसिटी है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डिफाइन किया जाता है वो इंस्टेंटेनियस होगा। और एवरेज जो होता है वो पूरी टाइम पीरियड के लिए होता है। एवरेज क्या होता है, पूरे टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ और ऐसा बोल रहा हूँ कि चार्ज का इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है, चार्ज का इक्वेशन दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4, है ना। ऐसा कुछ एक जनरल इक्वेशन कुछ भी मैंने मान लिया है 2t स्क्वायर प्लस 4। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस, या फिर इसको लैंग्वेज में फाइंड द करंट एट t equals to 2 seconds, find the current at t equals to 2 seconds, find the current for 0 to 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तब हमसे क्या पूछा गया है इसको समझने का, समझे। जब कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मुझे बताना होगा तब इंस्टेंटेनियस बताना। तो पहले वाला जो पूछा है वो इंस्टेंटेनियस पूछा है। किसी के टाइम पीरियड के लिए बताना है तो मुझसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो रफ्तार से सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाले पार्ट का आंसर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट that is I is equals to dq by dt, I is equals to d by dt of q का वैल्यू रखा 2t स्क्वायर प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 4, t की डिफरेंशिएट हुआ तो t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 2t होता है। तो ये हो गया 4t और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो 4t मुझे मिला। तो I इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2, एट t इक्वल्स टू 2 जो मुझे मिला 4 into 2, 4 into 2 दैट इज 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट एवरेज करंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज करंट क्या हो जाएगा, आई एवरेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कहां से कहां तक का बोल रखा है, 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक के लिए बोल रखा है। तो आई एवरेज Q2, Q2 निकालने के लिए पहले क्या करें, पहले Q2 निकालना। Q2 क्या हो जाएगा, करंट या फिर सॉरी चार्ज एट कब, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4, 2 into 2 स्क्वायर प्लस 4। तो देयरफॉर Q2 जो मुझे मिल रहा है कितना मिल रहा है, 4 into 2 8, 8 plus 4 that is 12। now next हमारा कौन है, Q1। Q1 कैसे निकालेंगे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये मुझे मिल रहा है 4। Q2 मिल गया, Q1 मिल गया, T2 पता है that is 2, T1 पता है that is 0। तो वैल्यूज रख रहा हूँ आई एवरेज वाले फॉर्मूले में, आई एवरेज इक्वल्स टू Q2 दैट इज 12 माइनस Q1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय
T2 that is 2 minus 0, 12 minus 4 that is 8, 8 by 2 that is 4 ampere. तो दिस इज माय एवरेज करंट और ये रहा मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों का आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो दिस इज माय बेसिक डिफरेंस। ना करंट का हमने जो यूनिट बोल दिया है वो क्या बोला है, एम्पियर बोल दिया है, और कुछ जनरल बातें डिफाइन करते हैं करंट के लिए। करंट का यूनिट क्या बोला हमने, एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू Q बाई टी। चार्ज का यूनिट जो होता है कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ये ध्यान रखना ना। अब करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पर इसकी एक खास बात यह है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट हैव द डायरेक्शंस। करंट के पास डायरेक्शन होता है, जैसा कि हम लोग बोल देते हैं कि करंट ये रहा, करंट चल रहा है 2 एम्पियर, हाँ है ना, करंट चल रहा है 2 एम्पियर, और मान लीजिए ऐसा कुछ बोल देंगे करंट चल रहा है और ये ऐसा कुछ चले गया है ना। यहाँ पे जा रहा है मान लो 8 एम्पियर, यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आपने विदाउट सीइंग दिस एंगल यहाँ पे आपने डायरेक्टली बोल दिया है 6 एम्पियर। मतलब करंट को कैसा जोड़ा जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ा जाता है, पर वो उसके पास डायरेक्शन होता है। एसी क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। एसी क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट उन्हें जोड़ा कैसे जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्केलर। ठीक ना। हमारे लिए करंट क्या होगा, हमारे लिए जो करंट होगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ समझने के लिए बताया है मैंने। जब तक कोई हमसे अलग से ना बोले तब तक, जब तक करंट को कोई हमसे अलग से ना बोले कि वो टेंसर है, तब तक हमारे लिए वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा, बट इट हैव द डायरेक्शंस। ना डायरेक्शन है भाई साहब, तो डायरेक्शन किधर से किधर वो भी डिफाइन करना है। कहां से कहां जा रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट फ्लोज या फिर ऐसा बोल दे कन्वेंशनली, डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनली, डायरेक्शन ऑफ करंट is in the direction of flow of positive charges। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएंगे वो ही हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। इसका एक और तरीके से डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जिधर पॉजिटिव चार्जेस चल रहे हैं वही मेरा करंट का डायरेक्शन। इसका एक और डायरेक्शन, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। करंट की एक कंडीशन और होल्ड करती है, दैट इज कि करंट जो है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द क्लोज्ड सर्किट। करंट कैसा फ्लो करता है और कब फ्लो करेगा, बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन है। करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट क्लोज होगा, है ना, जब स्विचेस वगैरह सब कुछ क्लोज होंगे तब हमारा करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो होने की बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन कि सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ना। और क्या होगा करंट के बारे में, current does not depend on area of cross section, area of cross section of the material। क्या है, करंट जो है does not depend on area of cross section of the material। क्यों भैया, ध्यान दें इधर जरा। करंट जो है किसी भी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। करंट जो है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज मैं कोई मटेरियल ले रहा हूं जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ करंट I1, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ करंट I2 और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ करंट I3, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। यहाँ पर मुझे एक बात और समझ में आती है करंट के लिए कि टोटल इनकमिंग चार्ज, जितने चार्ज इंटर हो रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उतने ही चार्ज आउटगोइंग भी होंगे। तो टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। करंट जो है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, और वो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये, वो कुछ ऐसा है, द नेट चार्ज in a current carrying conductor, in a current carrying conductor is zero। हाँ, ये तो मैं पहले बोल चुका हूं कि जितना चार्ज इंटर हो रहा है, जितना चार्ज इंटर हो रहा है उतना ही चार्ज तो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जितना चार्ज इंटर हुआ उतना चार्ज बाहर निकला। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल, ये सब मिले जुले पॉइंट्स ही है ना, पर
अलग लिख लेते हैं, मटीरियल रिमेन्स अनचार्ज, material remains uncharged when the supply is cut off, put off, cut off, जो भी लिखना है लिख लेना, ठीक है। तो क्या बोला है, सपोज आपने कोई भी चीज चार्ज कर रहे हो ना, कोई भी कंडक्टर लिया आप उसे चार्ज कर रहे हो, तो वायर में करंट कब तक रहता है, वायर में करंट कब तक रहता है कि जब तक वो मटेरियल, वो अप्लायंस, सपोज एक पंखा लिया है ना, एक फैन लिया है और वो कैसा है, टेबल फैन है, उसका वायर आपने कनेक्ट कर दिया है इन द सॉकेट, आपने स्विच ऑन करा, पंखा चल रहा है तो हमारे वायर में करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो वायर खुला हो और आपने उसे पकड़ा, जब पंखा चल रहा है तब आपको झटका लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। पर जब आपने स्विच ऑफ कर दिया और फिर उस वायर को उठाया है तो फिर आपको कोई झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो वायर जो है वो कैसा रहता है, अनचार्ज रहता है ना, वायर कैसा रहता है, अनचार्ज रहता है। सप्लाई के पहले भी अनचार्ज होगा, सप्लाई के बाद भी अनचार्ज होगा, मतलब करंट पास करने पर वो चार्ज नहीं होता है। Now let's talk about charge carriers। तो चार्ज कैरियर्स कौन है, सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ, यहां पर बहुत काम की बात है, सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। लिक्विड में कौन, इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयंस होते हैं, बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोलते हैं। गैसेस में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोल लीजिए। हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, सॉलिड्स। हमारे लिए कौन दौड़ने वाले हैं, करंट कैरिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर करंट ट्रांसफर हो रहा है तो किसके लिए ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड्स में ट्रांसफर हो रहा है, और वहां पर सप्लाई कौन करता है, चार्ज कैरी, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं, तो हमने बोल दिया है कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, दे फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं हमारे करंट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, electrons will flow opposite to the direction of current, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसे, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मुझे करंट मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चल रहा है तो करंट इधर चलेगा। सपोज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सॉलिड्स में, अब जनरली कभी कभी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो हमारा करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। क्यों नहीं ये खत्म होने वाले, छोटा सा केस स्टडी करते हैं, एक और ध्यान देना। हम लोग जो करंट के ट्रांसमिशन के लिए जो मेटल्स लेते हैं वो लेते हैं, आयरन लेते हैं या फिर कॉपर लेते हैं।
तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और कॉपर का जो मास होता है दैट इज 63.5 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहां से ये जो मुझे पता चला कि जो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर अगर लिया, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर लिया तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है ना। ये हम बेसिक से चीज केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं और मतलब इवन साइंस में 10th में भी पढ़ा है। तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 1 मोल, या फिर यहां से आप ऐसा बोल सकते हो 63.5 ग्राम ऑफ इज इक्वल्स टू 1 मोल, दैट इज 1 मोल किसके बराबर, 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स, 23 एटम्स। अब जो कॉपर होता है उसकी जो वैलेंसीज होती है, या फिर ऐसा बोलो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, मतलब +1 और +2 वैलेंसी स्टेट शो करता है। तो मैं तो सिर्फ ऐसा बोल देता हूं कि मान लीजिए कि एक कॉपर का एटम सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स है, इतने एटम्स है। 1 ग्राम में कितने होंगे एटम्स, वो भी निकाल सकते हैं हम। 1 ग्राम ऑफ कॉपर में मान लीजिए x एटम्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x मुझे यहां से जो निकल के आया वो क्या आ गया, 6.023 into 10 raised to power 23 atoms divided by कौन है 63.5, ये नियर अबाउट, इसको मैं बोल देता हूं 60.23 into 10 raised to power 22 और अप्रॉक्सीमेट कट कर रहा हूं तो x की वैल्यू नियर अबाउट आ रही है 10 raised to power 22 एटम्स। 1 ग्राम ऑफ कॉपर में 10 raised to power 22 एटम्स, और हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में नियर अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 raised to power 22 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा जो कॉपर लिया है हमने, 1 ग्राम समझ रहे हैं कितना सा, इतना सा, उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए करंट नहीं दे पा रहा है, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट और लिख रहे हैं, मैं जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। इसकी मदद से हम 1 एम्पियर अगर मैं डिफाइन कर, 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर मैंने बोला था 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, दैट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पुट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं बता रहा हूं, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड।
ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए आम जिंदगी में जो हम अप्लायंसेस, जो करंट हम लोग जो देखते हैं वो बहुत छोटा ही करंट होता है। बहुत छोटा से मतलब 0 से 10 एम्पियर वाला आपने मैक्सिमम अप्लायंसेस देखे होंगे। ऐसा नहीं कि 100-200 एम्पियर या फिर हज़ारों में एम्पियर में आपको करंट मिल रहा है, नहीं। 0 से 10 एम्पियर में आपके मैक्सिमम अप्लायंसेस, या फिर मिली एम्पियर में भी जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स जो हैं, दे वर्क इन द बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज इन मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में वर्क करते हैं। तो 0 से 10 एम्पियर, 10 एम्पियर मैंने अगर बोल दिया तो एक बहुत बड़ा करंट मिल जाएगा। चलिए कुछ जनरल टर्म्स डिफाइन करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज माय करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? जैसा कि नाम डिफाइन कर रहा है, करंट का डेंसिटी वाला पार्ट मुझे कुछ देखना है। मतलब दिस विल बी द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया कैसा होगा? एरिया इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। ये बात ध्यान रखना। इसे डिफाइन किया जाता है कैपिटल जे से। इसे डिफाइन किया जाता है कैपिटल जे से। J इक्वल्स टू I बाय A। अब ये जो J होता है, करंट डेंसिटी क्या बोला है मैंने? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, दैट इज माय करंट डेंसिटी। और एरिया हमेशा कैसा लिया जाता है? एरिया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कुछ ऐसा, सपोज ये एरिया लिया है और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ये होगा, और ये इसका एरिया होगा, ठीक है। अब इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा? दैट विल बी, करंट का यूनिट इज एम्पियर, इसका यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर रेज़ टू द पावर -2। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे? हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया एक वेक्टर होता है और ये भी क्या है, जे भी क्या है, वेक्टर है। तो I इक्वल्स टू, I क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी। I क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट विद एरिया। करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, ठीक है। सपोज मान लिया जाए कि ये आपका एक रॉड लिया गया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A, हाँ है ना। और इसी के अंदर आपको ऐसा करंट जो फ्लो कर रहा है, कैसा फ्लो कर रहा है? ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है। और यहां पर अब इसका इसी के अंदर, मान लो इसी के अंदर जो एरिया आपको दिया है वो कुछ ये दिया, ऐसा दिया, एक बड़ा सा एरिया, मतलब उसे एक कुछ सर्टेन एंगल पे रख के काट दिया है। तो जैसा कि आप विजुलाइज कर रहे हो, इसका जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, A डैश। पर करंट कैसा फ्लो कर रहा है? बिल्कुल ऐसा फ्लो कर रहा है। तो करंट और एरिया में कुछ एक सर्टेन एंगल बनेगा, करंट और एरिया में कुछ एक सर्टेन एंगल बनेगा। दैट एंगल इज माय थीटा, दैट एंगल इज माय थीटा। तो आप, हमने क्या बोला है? हम एरिया वो लेंगे दैट इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एरिया भी कौन सा वाला आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए। तो एरिया ये वाला आना चाहिए, तो इसका एक कंपोनेंट लिया जाएगा। तो आप I इक्वल्स टू J A डैश cos थीटा,
जे ए डैश कॉस थीटा। तो कुछ इस तरीके से हमारे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट डेंसिटी का यूनिट भी मैंने बता दिया है। करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो मेरा किसका डायरेक्शन होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा ना। एक और छोटी सी चीज यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ई। सिग्मा क्या है मेरा करंट डेंसिटी, ई क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा है मेरा कंडक्टिविटी, ई है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समय के साथ सीखेंगे। फॉर्मूला कहां से आया, अभी करंट डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मुझे मेंशन करना था। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आगे सीखेंगे। अभी हमें जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, J = I/A वाला फॉर्मूला याद रखना है ना। एक टर्म और यूज होता है, उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है इसको समझते हैं। हमने कोई भी मटेरियल लिया, कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक, एक कंडक्टर यूनिफॉर्म रॉड ले लिया ना। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो कि चल रहे होंगे एट नॉर्मल, एट रूम टेम्परेचर, या फिर आपको जो से रूम टेम्परेचर पर वो चल रहे होते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कोई भी एक मटेरियल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, 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 हाँ है ना। मतलब इनके पास कुछ वेलोसिटीज, इनके पास कुछ वेलोसिटीज है, ठीक है। उस वेलोसिटीज को बोला जाता है थर्मल वेलोसिटीज। इसको बोला क्या जाता है, टेम्परेचर की वजह से ऐसा बोला जाता, टेम्परेचर की वजह से वो चलते हैं। किस पे बोला है मैंने, रूम टेम्परेचर पर। वो ऐसा बोला जाता है कि जब 0 केल्विन हो जाता है तो ये थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब 0 केल्विन होता है तब ये थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये कहां से आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया है, ठीक है। मतलब अभी कुछ सर्टेन टेम्परेचर है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। पर यहां एक इंपॉर्टेंट बात निकल के ये आती है कि इन सब का जो एवरेज होता है, इन सब का जो एवरेज होता है, थर्मल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एट एनी सर्टेन टाइम 10 लोग जो हैं एक जगह पर खड़े हैं, 10 लोग एक जगह पर खड़े हैं, कुछ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से इधर, कुछ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से इधर, कुछ मतलब 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए। डायरेक्शन अपोजिट होगी, आप इसका नेट एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज जो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो इसके अंदर होते हैं एट एनी सर्टेन टाइम, कुछ इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, इन सब का जो समेशन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटीज का जो समेशन निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। इन जनरल अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये वेलोसिटी डिफाइन करने जाऊं तो ये जो वेलोसिटी निकल के आती है वो आती है
अराउंड 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 10⁻6 मीटर पर सेकंड एक बहुत बड़ी रफ्तार होती है। इलेक्ट्रॉन्स इतनी वेलोसिटी से चलते रहते हैं, ठीक है। अगर ये V एवरेज 0 निकल के नहीं आया होता, मान लीजिए V एवरेज 0 निकल के नहीं आया होता, तो यहाँ पर ये हमारा ये जो मान लीजिए कंडक्टर रखा हुआ है और ये V एवरेज निकल के नहीं आया तो कुछ डेफिनेट वेलोसिटी आ जाती तो ये कंडक्टर चल देता, ये कंडक्टर चल देता, ठीक है। चलिए ना, तो इस वेलोसिटी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन सी वेलोसिटी से लेना देना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें तब मिलेगी जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलेगी? जब इसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यही वाला सब मटेरियल है ना, यही कंडक्टर है, सब कुछ यही है। अब क्या कर रहा हूं, उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डेफिनेटली यहां पर प्रोवाइड करेगी। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आपको पता है करंट हायर पोटेंशियल से चलता है और इधर ऐसे चलेगा और इधर आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेंगे? करंट इधर से इधर जा रहा है, विच मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ रहे हैं, हाँ या ना। तो बैटरी के कनेक्ट करने से क्या हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप को प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्म तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से चलने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन जो कि ये उल्टे चल रहे हैं, इसका अपोजिट हम एक पार्टिकल और रिसीव कर लेते हैं, दैट इज माय पॉजिट्रॉन। वो क्या है? पॉजिट्रॉन। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर ये कुछ ऐसे होते हैं कि दे ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दे ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बार बार ही उल्टा सीधा। एक्चुअल में कौन चलते हैं ये बात ध्यान रखना, करंट चलता है। एक्चुअल में कौन चलते हैं? करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और वो कैसे चलते हैं? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं। यही मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा, पॉजिट्रॉन्स बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन्स दे अलाइन देमसेल्व्स, वो क्या करते हैं? अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और एक कुछ डेफिनेट वेलोसिटी से चलने लगते हैं, विच मीन्स कि कोई एक पॉजिट्रॉन ले रहा हूं, वो चल रहा है, अभी भी उसके पास थर्मल वेलोसिटीज तो है, एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दे देता है, इतना कुछ, ठीक। यहां पर क्या हो रहा था? इधर पहले जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ऐसा कुछ भी रैंडम चल रहा है वो वापस यहां पर आ जाता है। तो इस जगह पर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, इस जगह पर कुछ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया है। कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब कुछ वेलोसिटी भी आ गई है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो। It is a average uniform velocity, acquired by free electrons inside a metal by
an application of electric field by an application of electric field which is responsible for current through it, which is responsible for current flow through it, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, करंट फ्लो के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिफाइन किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बहुत छोटी वेलोसिटी होती है पर होती है, उसकी वजह से हमारा करंट चलता है, करंट फ्लो होता है ना। यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है हमने देखा है कि एक छोटे से 1 ग्राम ऑफ कॉपर में भी बहुत ज्यादा 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होंगे, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये डिफाइन कर लिया जाता है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हाँ है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पॉजिट्रॉन्स है वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं विद द वेलोसिटी कुछ ये। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं आई हैव टू डिफाइन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो यहां से यहां गए, कहां से, यहां से यहां गए इन द टाइम डेल्टा टी, वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो टोटल चार्जेस मान लीजिए कितने हैं, डेल्टा क्यू है, टोटल चार्जेस कितने हैं, डेल्टा क्यू है। कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं वो vd वेलोसिटी से चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं वो vd वेलोसिटी से। जो vd इज गिवन बाय डेल्टा क्यू मुझे निकालना है, vd इज गिवन बाय ये मान लीजिए डिस्टेंस डेल्टा x है, तो दिस डेल्टा x इक्वल्स टू vd इंटू t, दिस डेल्टा x इक्वल्स टू vd इंटू डेल्टा t, हाँ है ना। ना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, n इंटू v इंटू e। जब मैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू v, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, e। तो v इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो आप यहां से, dq इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू आप यहां से बोल सकते हो डेल्टा x इंटू a। तो n इक्वल्स टू डेल्टा x इंटू a इंटू e। डेल्टा x को फर्दर क्या बोला जा सकता है,
डेल्टा क्यू में लिख रहा हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, हाँ डेल्टा एक्स को फर्दर एन ई ए ऐसा रखा, एन ई एस एज इट इज रखा, डेल्टा एक्स को फर्दर बोला जा सकता है वी डी इंटू डेल्टा टी फ्रॉम इक्वेशन 1, वी डी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिला है मुझे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज इक्वल टू माय करंट। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है। अब आप इसे चाहो तो इंटीग्रेबल मतलब dq वाले फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, i इक्वल्स टू dq बाय dt is इक्वल्स टू NEA VD। तो आपको i का ये फॉर्मूला मिल गया, जब i का ये फॉर्मूला मिला तो VD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i अपॉन NEA, VD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i अपॉन तो जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं I अपॉन एन ई ए इज इक्वल्स टू वी डी। आई बाय ए क्या होता है, J होता है, ये पहले डिफाइन कर चुका हूं, तो वी डी इक्वल्स टू J बाय एन ई, करंट डेंसिटी अपॉन दिस थिंग इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ना J को मैं पहले बोल चुका हूं कि J जो है वो सिग्मा E अपॉन मतलब सिग्मा E है, तो दिस थिंग इज आल्सो इक्वल्स टू VD। यहां से आपको ये समझ में आ गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा वेलोसिटी, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम एक कांस्टेंट रख देते हैं, तो VD इक्वल्स टू म्यू को मैंने बोल दिया क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या हो जाएगा फर्दर, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, देन म्यू का एक और फॉर्मूला आप यहां से भी बता सकते हो, E इक्वल्स टू VD, मतलब तो ये जो म्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एन ई भी बोल सकते हो। म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया फर्दर, सिग्मा अपॉन एन ई। म्यू का एक और फॉर्मूला इट इज सिग्मा अपॉन एन ई। ये जनरल फॉर्मूले J इक्वल्स टू सिग्मा E रख दिया। सिग्मा E को मैंने क्या बोल दिया है कि सिंस आई नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आया मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता जाएगा। हाँ या ना, ऐसा होना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, करंट फास्ट सप्लाई होने लग जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इस प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया तो म्यू इक्वल्स टू मिला मुझे VD बाय E, मतलब इट इज म्यू क्या है, मोबिलिटी। म्यू क्या है, एक नया कांस्टेंट मैंने नाम ले दिया, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर म्यू का एक और फॉर्मूला जो यहाँ से मिला वो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एन। म्यू का एक और फॉर्मूला जो यहाँ से मिला वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एन। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे जो एक रिजल्ट वो निकल के आता है कि सिंस आई नो दैट यहाँ से VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया,
VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, जहां पर एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। सपोज हमने ये तो बोल दिया था कि करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। पर क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है? हाँ करती है। करंट तो यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 होगा, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ VD1, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ VD2, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ VD3। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने की वजह से भी करंट चेंज नहीं होता, वहां पर क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो छोटे एरिया में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी होगी, छोटे एरिया में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई? बड़ी हुई। तो VD1 इज ग्रेटर देन VD2 इज ग्रेटर देन VD3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्यों हमारा करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करता? ये रहा रीजन, क्योंकि छोटे वाले क्रॉस सेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ओम्स लॉ।